हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। प्याजे से संबंधित एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें प्रश्न भी है, जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें संज्ञान क्या है, संवेदी उसमें जो है आपको संज्ञानात्मक संरचना क्या है, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली क्या है, बच्चों में ये कैसे काम करते हैं। प्याजे से संबंधित जो प्रश्न थे उस प्रश्न का भी डिटेल किए हुए हैं। तो आज का ये पार्ट 2 है प्याजे का, और इस पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे इस प्याजे का संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बच्चों को कितने अवस्थाओं में बांटा है उसका कंप्लीट डिटेल भी करेंगे, और विद प्रश्न के साथ, विद क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन भी किस तरह से पूछता है उस क्वेश्चन को भी देखते हुए हम लोग इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो इसने प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। ये स्ट्रेट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि संज्ञानात्मक विकास को प्याजे ने कितनी अवस्थाओं में बांटा है, तो 4 अवस्थाओं में याद रखिएगा। ये चारों अवस्थाओं को देखेंगे। पहला है इंद्रजानित गामक या संवेदी पेशी या संवेदी प्रेरक अवस्था। ये तीनों नाम एक ही हैं। फिर दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इनका उम्र क्या निर्धारित किए हैं कि संवेदी प्रेरक अवस्था को जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था को 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को 11 से 15 वर्ष निर्धारित किया। अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न रहता है, आपको पूछ देता है ठोस संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या है। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है डैश। इस टाइप का प्रश्न पूछता है। दूसरा टाइप का प्रश्न क्या पूछता है कि आपको एक तरफ ये उल्टा पुल्टा दे दिया, दूसरे तरफ उम्र दे दिया। अब आपको कूट के रूप में उसका सॉल्यूशन करना है, मिलान करना है, फिर आंसर आपको चुनना है। तो ये बड़ा टिपिकल हो जाता है, आपको याद रखना होगा। देखिए याद रखने का एक तरीका क्या है, ये तो जान रहे हैं कि जन्म से 2 वर्ष पहली अवस्था में होगा, दूसरी अवस्था में 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जानना होगा पहला अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था क्या है, इसको डिटेल से भी बताएंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त, पहले मूर्त तब अमूर्त, पहले मूर्त या तब अमूर्त, यानी ठोस, यानी पहले ठोस चीज़ उसके बाद औपचारिक। तो इस तरह भी याद रख सकते हैं हम लोग। इसके बाद एक एक अवस्थाओं का हम लोग जिक्र भी करेंगे, और इसी टॉपिक में हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी, क्वेश्चंस को भी कवर भी करते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। आप शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आइए पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, जितना बात बताया उसी से किस तरह प्रश्न रहते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा। ऑप्शन है उसमें वाइगोत्स्की है, प्याजे है, कोहलबर्ग है, कोहलर है। तो इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे हुए, तो अभी बताए कि अवस्थाओं की पहचान किसने की। ये पूछा भी गया है सीटेट जनवरी 2011 में। दूसरा क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, सबसे बेहतर सीखता है। तो पहली अवस्था अभी भी हम रखे हुए हैं। तो पहली अवस्था क्या है, इंद्रजनित गामक या संवेदी पेशी या संवेदी प्रेरक अवस्था। तो पहली अवस्था में बच्चे कैसे सीखते हैं इसको पहले जान लेते हैं। जब शिशु जन्म लेता है तो वो दुनिया के बारे में कुछ भी समझ नहीं होता उसको, लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण में बड़ा होता है तो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो सोचता, समझता, सीखता और देखता है। सोचता, समझता और सीखता है। इंद्रियां, हम लोग जानते हैं इंद्रियां 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। जब वो किसी चीज़ की ध्वनि सुनेगा बच्चा तो चौंक जाएगा। कोई चीज़ जब उसके मुंह में जाएगा, जब लगेगा कड़वा है तो उसके दिमाग में आएगा। तो इस तरह क्या हो रहा है कि इंद्रियों के द्वारा धीरे धीरे उस चीज़ को सीखता है, चाहे स्वाद हो,
चाहे ध्वनि हो या कोई अट्रैक्टिव आकर्षक चीज़ हो आँख के द्वारा जो दिख रहा है, या फिर स्किन में उसका फीलिंग हो, ठंडा, गर्मी, जाड़ा या फिर कष्ट का। तो शिशु पहली अवस्था में क्या करते हैं कि वो इंद्रियों के द्वारा सुनते, समझते और सोचते भी हैं। इंद्रियों के द्वारा सुनते, समझते और सीखते भी हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसके अंदर संज्ञान का दूसरा रूप हो जाता है। अब देखिए इंद्रियगामक अवस्था में क्या होता है कि मान लिया जाए कि वातावरण में कुछ कंडीशन हो जाए। कंडीशन मान लिया जाए कि हम कोई ऐसी ध्वनि टीन का, थाली का आवाज़ कर दी तो बच्चा चौंक जाता। तो चौंक जाता है तो यानी टीन या थाली की ध्वनि उसके लिए उद्दीपक का काम करता है। किसका काम करता है? ये उद्दीपक हो गया। और जैसे उस उद्दीपक को ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस करता है तब वो अनुक्रिया करता है, यानी चौंक जाना। कोई लाल चीज़, देखिएगा आप लोग गौर कीजिएगा, जब छोटे बच्चे रहते हैं उसको काम करना रहता है, कोई लाल चीज़ जो है ना टांग देते, लटका दे दिया जाता है ताकि उसका नज़र उस पर अटक जाए, नज़र पड़े रहे और वो बाकी चीज़ों को भूल जाए। तो इस अवस्था में क्या होता है, किसी भी वस्तु का वजूद, बहुत इम्पोर्टेंट, किसी भी वस्तु का वजूद तब तक रहता है जब तक उसके सामने रहता है। यदि उसके सामने से वस्तु हट जाए तो उस वस्तु का उसके नज़र में वजूद नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका कोई कीमती चीज़ ले लिया, बाइक का ही चाबी ले लिया बच्चा और आपको कहीं जाना है, अब दे ही नहीं रहा, आप धीरे धीरे लेना चाह रहे हैं तो रोना स्टार्ट कर रहा है। आप क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं, अचानक छीनते हैं, हाय गायब हो गया कह देते हैं। तो जैसे ही कहते हैं कि गायब हो गया तो थोड़ा देर रोता और फिर वो समझ जाता है कि कोई वस्तु नहीं है, तो अब इसका स्थिति या अस्तित्व नहीं है। यानी किसी भी वस्तु का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक वो वस्तु उसके सामने होता है। अब वातावरण में कोई कंडीशन चेंज हो गया, अब वातावरण में जैसे कोई कंडीशन चेंज हो गया तो उसके प्रति वो अनुक्रिया करेगा। कोई चीज़ अट्रैक्टिव चीज़ देख लेना, किसी चीज़ की ध्वनि सुन लेना तो वो अनुक्रिया करता है, क्रिया करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो पहली अवस्था में है क्या कि वो किसी भी चीज़ का अनुभव या सीखना या अधिगम उसका संवेदीय पेशी या इंद्रजनित गामक अवस्थाओं के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है। इसमें कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि शिशु को भूख लगने पर रोना, कष्ट होने पर रोना, ये सब क्या है, इंद्रियों में उसको, पेशियों में उसको फीलिंग्स होता है, तब वो अपना अनुक्रिया करने लगता है, रिस्पांस देने लगता है। तो ये था पहली अवस्था। क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्द समझने के लिए अमूर्त चिंतन के द्वारा। अमूर्त चिंतन तो बड़ा चीज़ है, बाद की चीज़ है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ये भी नहीं होगा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। एकदम देखते जाइएगा वीडियो, हम क्वेश्चन भी कराते जाएंगे जैसे जैसे टॉपिक आएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं दूसरी अवस्था भी। इसके अलावा भी ये क्वेश्चन जैसे बताया कि कई बार पूछा हुआ, एक कॉलम में दे दिया अवस्था, दूसरे में उम्र उसका दे दिया, फिर आपको कूट के रूप में प्रयोग करना है तो उसको लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ बता दिए कि उस टाइप के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो दूसरी अवस्था हम लोग देखते हैं। आइए दूसरी अवस्था को हम लोग देखते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक रहता है पियाजे के अनुसार। इसमें क्या होता है, शिशु जब जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है तो वातावरण के चीज़ों को देखता है, और देखने के क्रम में एक चीज़ है कि संक्रियात्मक है क्या, संक्रियात्मक क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ऑपरेशन। और मानसिक संक्रिया यदि इसमें जुड़ जाए तो मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशन। ये वातावरण के चीज़ों को इस अवस्था में बालक देखता तो है, लेकिन किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो तर्क नहीं कर सकता है, चिंतन नहीं कर सकता है, और तर्क और चिंतन यदि करता भी है तो वो सिस्टमैटिक रूप से नहीं कर पाता है। क्रम के रूप में, एक क्रमिक रूप से उस वस्तु का चिंतन नहीं कर पाता है। और
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसके साथ कई घटनाएं होती है, कई क्रियाएं इसके मस्तिष्क में होती है। एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। पहला है प्रत्यक्षीकरण। पहला प्रत्यक्षीकरण है। इसके अंतर्गत क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण जब ये बड़ा होता है तो वातावरण के चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए किसी विषय वस्तु को समझता है, सोचता है और धीरे धीरे मानसिक संरचना इसके अंदर बनते रहता है। दूसरी बात है इसके अंदर क्या कि संरक्षण। अब धीरे धीरे इसके अंदर में उस विषय वस्तु का संरक्षित हो जाना संरक्षण कहलाता है, सेव्ड हो जाना संरक्षित कहलाता है। अब कोई भी वस्तु या कोई भी घटना इसके साथ होता है तो धीरे धीरे इसके मस्तिष्क में वो संरक्षित हो रहा है। फिर भी वो सिस्टमैटिक रूप से तर्क और चिंतन नहीं कर पाता है, तर्क भी नहीं और चिंतन भी नहीं। तीसरा है आत्मकेंद्रिता की भावना, केंद्रीयता की समाप्ति। आत्मकेंद्रीयता की समाप्ति जब शिशु जन्म से 2 वर्ष में था तो हालांकि जो जैसे साल भर का बच्चा हो गया तो उसमें क्या होता था कि शिशु सिर्फ अपने स्वयं के बारे में सोचता था, स्वयं से बातें करता था। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उसके अंदर यानी आत्मकेंद्रीयता की समाप्ति होकर विकेंद्रीकरण हो रहा है। विकेंद्रीकरण मतलब क्या हो गया? विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया कि अब चारों तरफ के चीज़ों के बारे में वो सोच रहा है, समझ रहा है, सिर्फ अपने आप तक वो अब सीमित नहीं रहा है। चौथी बात है गणितीय गणना। अब इस अवस्था में बालक क्या करते हैं? गणितीय गणना करने लगते हैं। जोड़ हो, घटा हो, गुना हो, भाग हो, ये सब गणितीय गणना छोटा मोटा ये करने लगते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है या है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा प्रश्न पूछे हुए हैं, उसमें पूछा हुआ है। 5वीं बात क्या है? परिमाण बोधक का अभाव। परिमाण बोधक का अभाव। ये परिमाण बोधक क्या है कि किसी भी चीज़ का वजन कितना है, किसी भी वस्तु में कोई भी मटेरियल कितना है, ये सब चीज़ का ज्ञान उतना अच्छे से सटीक रूप में नहीं होता है। या फिर मुद्रा संपर्त्य यानी जो पैसा कौड़ी होता है गिनना या फिर अनुमान लगाना कि किसी चीज़ में कितना लग सकता है, तो इसका अभाव होता है। परिमाण बोधक का अभाव होता है इस अवस्था में। यानी किसी भी 2 शहर की दूरी कितनी हो सकती है, फिर यदि आप उसको ले भी गए वहाँ तो वहाँ उस शहर से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, फिर आप दूसरे शहर ले जा रहे हैं इसी जगह से, तो अनुमान इस चीज़ का नहीं लगा पाएगा कि कौन सा दूरी ज़्यादा था और कम था। तो परिमाण बोधक का इस अवस्था में अभाव होता है। इसके अलावा संरक्षण, आत्मकेंद्रिता की समाप्ति यानी विकेंद्रीकरण के जैसा सोचने लगता है, फिर गणितीय गणना होने लगता है, परिमाण बोधक का अभाव होने लगता है। यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यानी एक शब्द में कहें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि मेंटल ऑपरेशन करने के ठीक पहले की अवस्था। अभी वो इन चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन चिंतन और तर्क नहीं कर पा रहा है। अब देखिए तीसरी अवस्था में क्या होता है? तीसरी अवस्था है क्या? मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरी अवस्था में क्या होता है? ये मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ये था आपका 7 से 11 वर्ष। देखिए जैसे अब शुरू में ही बोले हैं, शुरू में ही आप समझ चुके हैं कि शिशु जैसे जैसे बड़े होते हैं उसके अंदर संज्ञान में भी वृद्धि होते जाता है। जो चीज़ें देखें कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में यहाँ पर उसके मानसिक संरचना में वृद्धि होने लगती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो बेहतर रूप से जो चीज़ें ठोस वस्तु है, जो चीज़ें मूर्त चीज़ें किसको कहते हैं? वैसी चीज़ें जिसको हम छू सकें, देख सकें, उसके बारे में सोचना समझना ठोस कहलाता है या मूर्त कहलाता है। अब शिशु 7 से 11 वर्ष के बीच में क्या करता है कि जो भी वस्तु उसके पास होता है उसके बारे में वो अच्छे से डिटेल कर लेता है। अब कई चीज़ों की कई वस्तु मिले हुए हैं तो उसका वर्गीकरण कर लेता है, 2 वस्तुओं के बीच में समानता और असमानता कर लेता है,
और फिर इसके अंदर क्या होता है, यानी वस्तुओं के बीच में समानता, वस्तुओं के बीच में समानता और असमानता प्रकट कर लेना, जो चीज़ें हैं उसके सामने। दूसरी बात है परिमाण बोध का ज्ञान होने लगता है। परिमाण बोध जो अभी बताया, परिमाण बोध में क्या होता है कि किसी लंबाई हो, वजन हो, दूरी हो, नहीं मुद्रा हो यानी पैसा कौड़ी मुद्रा हो, इन सभी का इसको इस अवस्था में मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था में इस चीज़ का ज्ञान होने लगता है। तीसरी बात क्या है कि इसमें तो विकेंद्रीकरण के रूप में सोचता ही था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अब इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ते गया यानी आपका कह सकते हैं क्या, विकेंद्रीकरण का प्रसारण यानी विस्तारीकरण, ये चीज़ इसमें वृद्धि हो जाता है। अब चौथी अवस्था जो है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है कि इसके पास, इसके सामने जो वस्तु रहता है उसी का डिटेल, उसी का चिंतन, उसी का कल्पना, उसी का लॉजिक, उसी का तर्क वो अच्छे तरीके से कर पाता है। यदि उसके सामने वो वस्तु नहीं है, उसके बारे में सोच सकता है कि ये चीज़ें थी, लेकिन उन चीज़ों में क्या क्या थी, क्या क्या डिफरेंट था, क्या क्या समानता था, क्या क्या असमानता था, उसके बारे में वो ज़्यादा तर्क नहीं कर पाता इस अवस्था में। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब जो वस्तु उसके सामने नहीं है, अमूर्त जो वस्तु उसके सामने नहीं है, जिसको वो छू नहीं सकता है, जो देख नहीं सकता है, उसके बारे में उन चीज़ों को डिटेल से बता सकता है। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि अब बच्चे जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स देख रहे हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, पैर, उंगली, ये सब देख रहा है, तो उसके बारे में ही सोच पाएगा। अब बच्चे को, यदि इस अवस्था के बच्चे को कहें कि पाचन क्रिया कैसे होता है, इस तरह से जब मुख से जाता है, फूड पाइप है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी बात है, तो फिर इसको इस 2 से 7 से 11 वर्ष के बच्चों को समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। लेकिन अमूर्त चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं होता, उसके बारे में अच्छे से, यानी चिंतन का, मानसिक संक्रिया का, ये अवस्था उच्च स्तर है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न रहता है, प्रश्न भी देख लेंगे कैसे पूछता है, अभी 2-4-10 प्रश्न भी हम करवा देंगे। मानसिक संक्रिया का स्तर उच्च होता है। दूसरी बात कि इसका चिंतन हो, तर्क हो, कल्पना हो, नहीं, समस्या समाधान का तरीका हो, नहीं, या फिर कोई भी इसमें चिंतन करने का उच्च स्तर, तर्क करने का उच्च स्तर, कल्पना करने का उच्च स्तर, समस्या समाधान करने का उच्च स्तर। तो इस अवस्था में अब पियाजे ने कहा कि जो अमूर्त है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, वो किसी भी व्यक्ति का ये उच्च स्तर है। यहाँ तक में वो सारा मानसिक संक्रिया कर चुका होता है। अब उसके बाद जो उम्र होगी उसको क्या होगा, वहाँ पर सिर्फ अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। तो ये था पियाजे का 4 अवस्था। इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। अभी तुरंत आप वीडियो देखे हैं, अभी तुरंत आप सिद्धांत को, अवस्था को देखे हैं, तुरंत यदि क्वेश्चन भी देख लेते हैं ना, तो बड़ा अच्छे से आपके माइंड में रह जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न। आइए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जानते हैं कि लिखना थोड़ा टफ होता है, डिजिटल बोर्ड है नहीं जो आसानी से आप लोग को बता दें, बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन जो बड़े बड़े थे, हम ऑप्शन को नहीं लिख पाए हैं, और बहुत जल्द ही ये समस्या भी समाधान करेंगे हम लोग, डिजिटल बोर्ड पर आएंगे, फिर देखते हैं डिटेल से। तो पहला प्रश्न था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का क्रम है। अब देखिए, अभी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का अवस्था देखें हम लोग, तो क्रम क्या है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। पहली अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15। तो इस तरह का पूछा गया क्रम, एक क्रम, चारों एक ऑप्शन में लिख दिया
इस तरह का उल्टा पुल्टा एक घुसा दिया बीच में जो है इंद्रजालित कामक अवस्था के बाद जो है ना अमूर्त घुसा दिया, फिर उल्टा पुल्टा कर दिया, वो अरेंज चारों में किया गया है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। 2 से 7 वर्ष में कौन सा अवस्था में? तो दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था, ये सीटेट 2015 में पूछा हुआ है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास। देखिए अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन जैसे ही देख लिए अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त या औपचारिक, इसका आंसर हो गया किस अवस्था में होता है? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये वाला प्रश्न जो है ये इस बार 2011 में पूछा है, जो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2011 का सीटेट में है। इसका प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था में होता है? सेम प्रश्न है, बस बदल दिया थोड़ा सा लैंग्वेज। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में गुण होते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में गुण होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सा? तो याद रखिएगा ये था कौन सा? 2 से 7 वर्ष के बीच में। और इस वर्ष में इन वर्षों में क्या होता है बच्चों में, इस अवस्था में भी बताए कि संरक्षण होता है, फिर जाके आत्मकेंद्रीकरण की भावना होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, फिर जो है परिमाण बोधक का अभाव होता है। अब ऑप्शन देखते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक सोच। परिकल्पित मतलब क्या हो गया कि कल्पना करते हुए, तरह तरह के कल्पना, चारों तरफ सभी चीज़ों का कल्पना करते हुए। निगमनात्मक जो बताता है क्या? अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। अब देखिए ये वाला तो होगा नहीं, पर चारों तरफ से वो बच्चा इस अवस्था में सोच नहीं सकता। अमूर्त सोच का विकास, अमूर्त सोच का विकास इसमें होगा नहीं। पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, पदार्थों को क्रमबद्ध, देखिए पदार्थ या वस्तु का क्रमबद्ध जो है ये मूर्त अवस्था में। ये कौन सा? मूर्त अवस्था में, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। विचार सोच में केंद्रीकरण, बताए थे कि आत्म केंद्रीयता की भावना होती है, इसमें सिर्फ अपने और अपने चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं, उसके बाहर नहीं सोच पाते। ये था पियाजे का पार्ट 2। पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, फिर कमेंट भी करें। कुछ सुधार करना हो तो कुछ सुझाव भी दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।